स्वागत है आपका कहानियों की बैठक में। आज की कहानी का नाम है तारा की भाभी। इसकी लेखिका हैं ज्योत्सना सिंह। समय के दरीचे हर दर्रे की कहानी कह रहे हैं, उन्हीं में मैं अपने इश्क की कहानी तलाश रहा हूँ। लंबे अंतराल के बाद आया हूँ, एक पल को भी उसे भूला हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर इश्क की तरह ही हमारा इश्क भी धर्म के नाम पर ही कुर्बान हुआ था। ठाकुर चाचा के साथ हमारे अब्बा की दांत काटी रोटी थी। हम सब बच्चे एक ही आंगन में खेलते रहते थे। तब किसी ने नहीं कहा कि बिस्मिल तुम तारा के साथ मत खेला करो। जब हम घर घर खेलते हुए घर सजाने के सपने संजोने लगे, तब तारा की भाभी को न जाने क्या हो गया कि उन्होंने हम दोनों के मिलने पर रोक लगानी शुरू कर दी। भाभी घर की बड़ी थी, हम सब की भाभी थी। मैं तो उन्हें बहुत पसंद भी करता था। बर्फ जैसे सफेद रंग की वे मुझे बहुत सुंदर लगती थी। ईद में मिली ईदी से शिवालय जाकर मैं उनके लिए गुलाबी चुटीला भी लाया था। ऐसा नहीं कि वे मुझे प्यार नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर उन्हें हमारे इश्क से क्यों नफरत हुई, उस वक्त मैं समझ ही नहीं सका था। हमें एक साथ देखकर वे तुरंत कहती, बिस्मिल आप अपने घर जाइए, बहुत रात हो चुकी है। तारा आप भी चलिए, यहाँ तो पढ़ाई करिए या फिर आइए रसोई में हमारा हाथ बटाइए। भाभी लखनऊ की थी, उनकी भाषा हमारे कानपुर की भाषा से थोड़ी अलग थी। अभी मेरी दाढ़ी मूंछों में स्याह रंग फूटना शुरू ही हुआ था। सिर पर टोपी लगाना भी अब मुझे अच्छा लगने लगा था। समझ गया था कि हमारे मजहब में इस जालीदार टोपी की क्या खासियत है। दिल में हर वक्त तारा के नाम के हिलोरे उठते रहते थे। तारा भी मेरे लिए दिन में कई कई बार छत पर आती। वह अब सलवार कमीज के साथ दुपट्टा भी डालने लगी थी। अब्बा की दुकान से ही पीला जरी वाला दुपट्टा लेकर मैंने उसे जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। अब्बा ने कहा भी था तेरी अम्मी उसके लिए पूरा सूट लेकर गई हैं। साहबजादे, फिर आप अपनी तरफ से दुपट्टा क्यों कर ले जाना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा हकलाया तो अब्बा ने मेरे कान मरोड़ते हुए कहा, बरखुरदार, क्या हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलवाना चाहते हो? मैं शर्म से लाल हो गया था। मेरे चेहरे पर आई सुर्खी देखकर अब्बा थोड़ा चिंतित हुए। फिर बोले, जनाब, ये इश्क बड़ी जालिम चीज है। इसकी आतिश से खुद को बचा कर रखिए ताकि हमारे शीरी रिश्ते में मिठास बची रहे। अगर उसी वक्त कह देता कि अब्बा, ठाकुर चाचा से आप मेरी खातिर बात कर लो तो कितना अच्छा होता। मुझे तो वैसे भी दुकान ही संभालनी थी। भाई जी सलवार कमीज वाले, कानपुर के जनरलगंज की मशहूर दुकान थी। आखिर बाप दादा का बिजनेस बेटे को ही तो देखना था। ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तभी पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। उस जन्मदिन पर भाभी ने मुझसे कहा, बिस्मिल आप और तारा अब बड़े हो रहे हो, अब आपको मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हमारे घरों में बहुत अच्छी दोस्ती है, किंतु हमारे धर्म अलग हैं। हम अपनी बेटी ठाकुरों के घर ही ब्याहेंगे। बड़ों की दोस्ती में कोई दरार ना आए, इसलिए आप दोनों को समझा रही हूँ। मैंने कई मर्तबा रिश्तों का खून होते देखा है, नहीं चाहती कि आप दोनों की वजह से ऐसा कुछ हो। अच्छा होगा तारा से दूरी बना कर रहिए। मैं सहम गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई चोरी की हो। डबडबाई आंखें लिए बिना तारा से मिले ही मैं वापस आ गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं सका। दूसरी सुबह तारा भी छत पर नहीं आई। मेरे भीतर पनपा इश्क सुलग उठा। उसे किसी भी तरह एक नजर देखने को मैं बेचैन होने लगा। छत और आंगन के कई चक्कर लगा लिए, पर भाभी छोड़ तारा एक बार भी नहीं दिखी। भाभी मुझे टहलते देखकर बोली भी थी, जाकर पढ़ लीजिए। हाई स्कूल की परीक्षा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी होती है। मैं समझ गया था कि वह मेरी बेकरारी को समझ मुझे ताना मार रही है। दिल में आया कि छत पर पड़ा ईंटा उठाकर उनके ऊपर दे मारूं, पर डबडबाई आंखें लिए नीचे आ गया। दोपहर तक अचानक शहर ही जल उठा। नारे तकदीर और जय श्री राम के नारों ने गलियों की गंगा जमुनी तहजीब को नंगा करके रख दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जनरलगंज से अब्बा को ठाकुर चाचा अपनी कार में छिपा कर लेकर आए। हम सब ठाकुर चाचा के घर में छिपा दिए गए। ठाकुर चाचा ने ही खबर दी कि हमारी दुकान जला दी गई है।
8 दिन हम उनके घर के नीचे बने तहखाने में छिपे रहे। उस वक्त भी भाभी ने हम सबका बहुत ख्याल रखा था। ठाकुर चाचा बाहर के सभी लोगों से छिपकर हमारे लिए बहुत सारे इंतजाम करते रहे। फिर अब्बा ने अपनी और मेरी टोपी बैग में रख कर चेन लगा दी। रात के अंधेरे में हमें अपना शहर और देश दोनों छोड़कर विदेश जाना पड़ा था। कई बरसों तक अब्बा और ठाकुर चाचा का टेलीफोन पर संपर्क बना रहा। फिर वक्त ने दूरियों को गले लगा लिया। बीते कई वर्षों के अंतराल बाद इस साल कई बार भाभी का फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वे मिलना चाहती हैं। तब मुझे दुबई से आना ही पड़ा। भाभी का सफेद चेहरा पुराने कागज सा पीला पड़ा हुआ था। मिलते ही भाभी ने हमें हमारे घर के कागज दिए और कहा, बहुत सालों से आपकी अमानत संभाली हुई थी, अब आपके हवाले करती हूँ। बड़ों की दोस्ती में कोई दाग न लगे, इसीलिए अपनों से लड़कर भी हवेली बचाती रही। मुझसे रहा ना गया, पूछ ही बैठा, भाभी आप इतनी अच्छी हो, फिर भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तारा के बारे में? नहीं, आप बस ये बताइए, जब आपने हमारे परिवार का तब से लेकर अब तक इतना ख्याल रखा, तो आपको मेरा और तारा का मिलन क्यों मंजूर नहीं था? आप अभी तक बात को दिल में गांठ बांध कर बैठे हैं। जी, मुझे तारा कभी नहीं भूली, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी का नाम भी तारा ही रखा है। जिंदगी में आगे भी बढ़ा, जितना खोया था उससे कहीं ज्यादा पाया, पर तारा मेरी दुनिया में आज भी टिमटिमाती रहती है। बिस्मिल, चंद सांसें बची हैं, आपसे सच ही कहूंगी, मैं इश्क की दुश्मन नहीं थी, मैं तो खुद इश्क की मारी हुई थी। आपके भाई साहब जिन्हें मैं ब्याही हुई थी, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े थे। ऐसा नहीं था कि ये बात हमारी अम्मा और बाबूजी को अखरी ना हो। वे चाहते तो मेरे लिए मेरा हम उम्र भी तलाश सकते थे, किंतु उन्हें हमारे इश्क का पता चल गया था। बस मेरी पढ़ाई छुड़वा कर बिना कुछ भी सोचे समझे तुरंत हमारी शादी कर दी। हमारी सहेली ने ही हमें बताया था कि उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। आप ही की तरह वह भी अपनी अम्मी का इकलौता ही था। ये सब कहते हुए भाभी की आंखें भीग गईं। उनकी गहराई जानकर मेरा सिर उनके लिए और झुक गया। उनका हाथ थामकर मैंने पूछा, भाभी तारा कैसी है? भाभी ने आंखें मूंदते हुए कहा, जैसे आपकी यादों में है उसे वैसी ही रहने दीजिए। भाभी गहरी नींद सो चुकी थी। मैं छत पर चला आया। दरक चुकी दीवार के बीच भी नीम के नन्हे नन्हे 2 पौधे मुस्कुरा रहे थे। कड़वी नीम गहरी चोट पर भी ठंडा लेप ही देती है, बिल्कुल भाभी की तरह।